हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है पिट इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पे, बिकॉज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की तरह पिट इंडिया एक्ट 1784 की जो रूट्स हैं वो भी आपको यहीं पर जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। दिस इज़ बिकॉज ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें कई सारे वीकनेसेस थी। अब इन इसको एक बार अमेंड तो किया गया था, बट पार्टिकुलर जो पावर्स थी उनका गलत इस्तेमाल होना, करप्शन पे कंट्रोल होना, ऐसे कुछ कई सारे इश्यूज थे जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हुए थे। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन सैंक्शन किया था, अब उसकी भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए भी पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। तो ये रीज़न भी कह सकते हैं हम कि इस एक्ट को लाया गया, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं एंड जिसका नाम है पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो बात ये है कि 1783 में जो है द ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विलियम पिट। एंड अपने एक ईयर के टेन्योर में वो काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस, उसके फ्लॉज, उसके जो उसकी एक्टिविटीज़ थी या जो भी उनका ट्रेड करने का तरीका था उन सबको। एंड मे बी ही नोटिस सम फ्लॉज, सम करप्शन और सम अदर रीजंस। तो वह एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाता है इंडिया बिल और इंडिया एक्ट। और बाद में इसी बिल को जो है पिट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, ऑन द नेम ऑफ सर विलियम पिट, जिन्होंने कि इस एक्ट को लाया था या इंट्रोड्यूस किया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस एक्ट को लाने का जो सबसे बड़ा मेन मोटिव था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, उनके ट्रेड को कंट्रोल करना, एंड इवन कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में उसको भी कंट्रोल करना। साथ ही साथ जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको अपॉइंट और डिसमिस दोनों करना। ये सब का कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं फाइनली इस एक्ट के प्रोविजंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्रोविजंस में पहला पॉइंट हमने लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। डैट मीन्स कि जो कंपनी अभी तक ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रही थी एक्टिवली, जैसे कि हम देख सकते हैं कि टेरिटरी एक्वायर करना, वॉर्स डिक्लेयर करना, इंडियन के अपने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, तो ये जो सब चीज़ें थी इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग करने का डिसीजन लिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बॉडी को अलग बनाया गया एंड पॉलिटिकल बॉडी को अलग बनाया गया। तो अभी तक आपने देखा कि एक अथॉरिटी थी जो कि थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दैट वाज कंट्रोलिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल दोनों अफेयर्स जो हैं अपनी मर्जी से चला रही थी। बट अब क्या होता है कि इस एक्ट के थ्रू एक न्यू बॉडी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको डील करेगा। दैट मीन्स कि दो डिफरेंट बॉडीज़ बनाई जाती हैं कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। एक जो पार्ट है वो कंट्रोल करता है कमर्शियल अफेयर्स, एंड सेकंड पार्ट जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर टेरिटरी वाज कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब ये पहली बार हुआ कि जो भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की हैं थ्रू वॉर्स, डिप्लोमेसी और सम अदर मीन्स, अब उन पे ब्रिटेन अपना क्लेम कर रहा था, या हम कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना क्लेम जता रहा था। दैट्स वाई हियर इज रिटन ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट प्रोविजन, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, the British government gets supreme control over company affairs and administration in India. अब नेक्स्ट प्रोविजन में हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसके मेंबर्स को भी कम कर दिया जाता है। पहले जो है 4 मेंबर काउंसिल थी, अब ये 3 मेंबर काउंसिल रह जाती है। एंड साथ ही साथ जो ये काउंसिल है इसको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट होने का मतलब है कि जो जीजी काउंसिल है अब वो अपना कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकती। अब उन्हें हर डिसीजन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। इवन कि अगर उन्हें वॉर भी डिक्लेयर करना है तब भी उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड फाइनली द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। That means if Indian princely states are in war or in any kind of diplomatic relations, the East India Company or its officials should not intervene in their matters, especially related to wars and conquest. तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।
सो आई होप कि आप सबको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।